नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की सुप्रतिष्ठित लेखिका सूर्यबाला जी की कहानी गौरा गुणवंती। तो आइए सुनते हैं कहानी। अचानक लगता है अथाह वात्सल्य से भरे दो होंठ मेरी हथेलियों से चिपक गए हैं। हथेलियों पर पड़ी आड़ी तिरछी वयस्क रेखाएं धुंधली पड़ती जा रही हैं। सगाई की चौतरफे हीरे वाली दमकती मेहंदी रची नन्ही हथेली गुलाबी सी हो गई है और उन पर वही होंठ, उन होंठों के ममत्व से रची हैं ये मेहंदी की बेलें। मैं छज्जे आंगन कहीं भी खेलती रहती। आवाज आती, कौन बेटा मुझे सुरती खिलाएगा। सब खेल में मस्त रहते। मैं धीरे धीरे पहुंचती। ताई मेरी नन्ही हथेली पर सुरती की शीशी उलटकर सीधी करती, फिर अपने दोनों हाथों से मेरी हथेली मुंह तक ले जा सुरती फांक लेती। धीमे से मेरी हथेली चूमकर हाथ ऊपर उठाकर इशारा करती, इतना बड़ा सा हो जाए मेरा बेटा। लाड़ में ताई के मुंह से अक्सर ही बेटा सुनती और अपनी गीली सी हथेली फ्रॉक से पोंछती, शर्माकर खेलने भाग जाती। ताया की तिरही बीत चुकी थी। मेहमान एक एक कर जा चुके थे। ताई के हाथों में पहलदार कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों की जगह उनके टूटने के खरोंच भरे निशान थे। बदन पर एक कोरी सादी धोती, माथे दपदपाती लाल इंगूर की बिंदी के बिना उनका सूना चौड़ा माथा देखकर मन सिहर जाता था। रीति सूझी आंखों से सूनी दीवारें निहारती ताई बैठी थी। मैं 6 साल की अबोध बच्ची कैसे ताई का दुख घटाऊं। कुछ समझ में न आया तो आले से सुरती की शीशी उठाई, सहमे कदमों से आकर उनके हाथों में दे दी। उन्होंने सूजी आंखों से मुझे देखा, फिर एक विषाद भरी मुस्कान बलात् अपने होठों पर खींच नाम मात्र की सुरती मेरी हथेली पर रखी, हथेली मुंह तक ले गई और उसी तरह चूम लिया। जा खेल कहकर उन्होंने देखा तो मेरी नन्ही आंखों में आंसू थे। हौले से पास खींचकर पूछा, क्या बात है। मैं अब चली जाऊंगी ना। कहाँ? गांव अम्मा के पास। क्यों जाएगी क्यों? मैं आई तो ताया जी मर जो गए। उन्होंने खींचकर मुझे लिपटा लेना चाहा पर रुक गई। फिर दोनों कंधे प्यार से छूकर बोली, तू क्या जाना चाहती है? नहीं तो, लेकिन बीथी सुमन कह रही थी। क्या कह रही थी? कि मम्मी कह रही थी कि तुम तो अब अपने गांव चली जाओगी ना। ताई उसी संयत भाव से मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, ना, तू जब तक चाहे मेरे पास रह। जब तेरा जी घबराए तो बताइयो, तेरी अम्मा के पास पहुंचा दूंगी। दूसरे वर्ष से डरती सहमती स्कूल भी जाने लगी थी। भाभी के बच्चे रोते, जिद करते, बहलाए जाते, उन्हें पैसे मिलते, पर मैंने स्वभाव से भीरू होने पर भी मन पक्का कर लिया था। एक दिन ताई ने धीमे से समझाया था, पढ़ लिख कर गुणवंती बनते हैं। समझी ना गौरा बिटिया? किसने कहा मास्टरनी मारती है? अरे, जो तू अच्छे नंबर लाएगी ना तो इनाम मिलेगा, समझी? मैं चुपचाप सहमी सहमी सिर हिलाती रही। सुमन नाम लिखाने के बाद से स्कूल जाते समय रोज चीखती चिल्लाती थी। शायद इसीलिए ताई ने मेरे मन की दहशत भांप ली थी। अगर तू कहे तो तुझे तेरी अम्मा के पास पहुंचा दूं, पर गांव में क्या करेगी? पढ़ लिख नहीं पाएगी, गंवार रह जाएगी ना। मैं अपनी घनी पलकें ढांपकर स्वीकृति जताती। घर में तटस्थ सी स्थिति थी मेरी। बचपन से ही दोनों जोड़े कपड़े संभाल कर रखती। बीथी सुमन लड़ती रहती, तब तक मैं रसोई के कोने में पीतल का पुराना टिफिन लिए खड़ी हो जाती। हेलो, गौरव बिटिया आ भी गई। तुम सब लड़ती रहो। महाराज टिफिन में पराठा अचार रख प्यार से मुझे थमा देता। रास्ते में थोड़ी जबान खुलती। बीथी सुमन उम्र में 2 साल छोटी होने पर भी अक्ल में खूब बढ़ चढ़ कर थी। बाद में चलकर भी क्लास में पिछली सीट पर बैठकर अचार या अमिया खाना, जासूसी उपन्यास पढ़ना और एक दूसरे की हाजिरी बोलना मैं उनसे कभी नहीं सीख पाई। पाप पुण्य भले बुरे की निर्णय बुद्धि ताई ने ही पनपा दी थी।
सब बच्चे जिद कर पैसे झपट लेते अपने मम्मी पापा से। मैं यूं ही देखती रहती तो ताई बाद में समझाती, इन्हें बुरी आदत पड़ जाएगी, चटोरे हो जाएंगे। दिवाली पर ताई ने मेरे हाथ पर 8 आने रखे। मैंने उसी निर्लिप्त भाव से कहा, मैं ना लूंगी, तुम कहती हो ना चटोरी हो जाऊंगी। ना, एक दिन से कुछ नहीं होता, सो भी थोड़े पैसों से। तू इसकी खट्टी मीठी गोलियां खाइयो, पटाखे पुटूखी मत खरीदियो। सब पटाखे छोड़ेंगे तो तू भी देख लेना। हाँ, मैंने उसी तरह सिर हिला दिया। ताई बिल्कुल ठीक कहती हैं कि पटाखे छुड़ाने से हाथ भी तो जलने का डर रहता है। सब तो छुड़ाएंगे ही, देख लूंगी। दिवाली के 2 दिन पहले भाभी को जैसे कुछ ख्याल आया। एक पीला फ्रॉक बाजार से खरीद लाई। ताई ने समझाया, इसे थोड़ी देर पहनकर उतार देना, अच्छा छुट्टियों में अम्मा के पास जाइयो यही पहनकर। मैंने वह फ्रॉक तहकर संभाल कर रख दी थी। गांव जाकर अम्मा को शहर की सारी नई नई बातों के अतिरिक्त 30 तक गिनती, पूरा काका गागा और चंदा मामा वाली कविता सुनाऊंगी। मेरी कल्पना में अम्मा भरी आंखों मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी और सोते समय ढेर सारा तिल का तेल माथे पर दागती रही थी। आते समय अम्मा से मांगकर बेसन के लड्डू, लैया और ओले लाऊंगी, ताई और बीथी सुमन के लिए। अगर अम्मा ने अपने पास रुकने को कहा, और अम्मा के दुबले हाथों की प्यार भरी थपकी याद आई। नहीं, अम्मा से कह दूंगी पढ़ लिख कर गुणवंती बनूंगी। बड़ी होने पर जब गांव आऊंगी तो अम्मा के लिए एक साड़ी ले जाऊंगी। पर गांव जाने की नौबत ही नहीं आई। दिवाली के चौथे दिन ही स्कूल से लौटी तो गांव से नाई आया था। घर में गुमसुमी थी। ताई जैसे बुखार में बुत सी मोटी चादर मुंह पर डाले पड़ी थी। मुझसे कोई ना बोला, सब जैसे मुंह चुरा रहे थे। नाई शाम को चला गया। हर कोई अजीब भेद भरी करुणा दृष्टि से मुझे देख रहा था। अनमनी सी बीथी सुमन के साथ खेलने लगी तो सुमन ने चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखकर धीमे से बताया, तेरी अम्मा मर गई, मम्मी ने तुझसे बताने को मना किया है। पता नहीं मुझे कैसा लगा था, एकदम डर कर जैसे रो पड़ूंगी। मेरे बाल मन को भी निराश्रित हो जाने का भयावह एहसास सहमा गया था। खुलकर रो पड़ने में भी डर, जैसे दूर से मुर्दे वालों का राम नाम सत्य सुनकर मन बेतहाशा धड़कने लगता था, उससे कहीं बड़ी दहशत। हांफती हुई आकर लेटी हुई ताई की चादर पकड़ ली थी। मन में डर भी रही थी, कहीं ताई सोती हूँ, बुखार में हो तो जग जाएंगी। जाने कब तक खड़ी देखती रही। बस एक क्रम, हर 2 मिनट बाद ताई आंखों पर रखी दाहिनी कोहनी हटाती और आंखें ही नहीं, पूरा मुंह इस तरह पोंछती जैसे आंखें नहीं, सचमुच पूरा चेहरा पोंछ रही हूं। उसी तरह अच्छी तरह मुंह पोंछकर अपने को तैयार किया और धीमे से खटोली पर इस तरह बैठ गईं जिससे मैं उनका चेहरा न देख सकूं। उनकी गोद में बैठी मैं अपने बालों पर जब तक उनके संभालने के बावजूद टपकते गरम गरम आंसुओं का गीलापन महसूस करती रही। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने लगी। स्कूल में क्या पढ़ा, आज खेलने नहीं गई क्या, अब की बार ड्रामे में क्या बनी हो। पर ताई ने हाँ नहीं वाला मेरा संक्षिप्त उत्तर भी न पाकर झुककर देखा। मैं गुमसुमी बैठी थी, न हिचकी न आवाज, बस एक पीड़ा थी जो आंखों से धार धार होकर टूट रही थी। भाभी ने देखा तो समझ गई। बीथी सुमन को बुलाकर डांट लगाई। ताई ने मना किया, जाने दो, अच्छा ही हुआ, आखिर पता तो लगना ही था, जन्म और मौत नहीं छिपाए जा सकते। भाभी ने भैया से कहा था करुण पर चिंताकुल आवाज में, बेचारी, अब तो गौरी को रखना ही पड़ेगा। स्नेह का एक नन्हा सा अंकुर जो ताई की आंखों में पनपा था, सहानुभूति की शत शत शाखाओं में आकाश बेल की तरह फैल गया। ताई तो मुझसे उसी संयत भाव से बोलती, पूछती या कभी धीमे से पुचकारती, पर भाभी भैया से लेकर स्कूल की टीचरें, मास्टर और पड़ोसी भी सदैव हो उठे थे। अनाथ शब्द जैसे मेरा रक्षा कवच बन गया था।
अब भाभी बीथी सुमन के लिए 4-4 फ्रॉकों के कपड़े लाती तो मेरे लिए भी एक फ्रॉक का जरूर आता। उनकी फ्रॉकों के बचे सितारे और मोती मेरी फ्रॉक में टांक दिए जाते। वैसे फ्रॉकों की मेरे पास कमी न रहती, मेरी फ्रॉक ज्यादा फटती ही न थी। बीथी सुमन भाभी के कहने पर भी शादी ब्याह से लौटने पर सलमे सितारे वाली फ्रॉक पहने पहने सो जाती, पर मैं पहले फ्रॉक बक्से में तह कर रखती, तभी दूसरा काम करती। मेरे एक जोड़ी सूती मोजे मेरे बक्से में साफ रखे रहते, जबकि बीथी सुमन 5-6 जोड़ी मोजों में से भी कहीं जाते समय एक जोड़े साफ ना निकाल पाती। भाभी हर बात पर उनके सामने मेरा उदाहरण रखती। बिना माँ बाप की लड़की देखो तो कितने सलीके से रहती है, एक तुम लोग हो। भाभी के सदय होने का एक और कारण भी था। जब से नन्हा बिप्पू हुआ था उसे मैं ही संभाल लेती थी। भाभी को दाई या आया रखने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। स्कूल से आते ही मैं कपड़े बदल उसे लाद लेती और तब से शाम तक उसे लादे लादे घूमती। कभी कभी ताई धीमे स्वर में कहती, ला मुझे दे दे, मैं तो खाली हूं, छमाही इम्तहान आ रहे हैं ना तेरे। बस इतना ही मेरे लिए बहुत था। रोम रोम कृतज्ञ हो उठता। मुस्कुराकर कहती, पहले दिन हिंदी है ताई और अंग्रेजी के लिए इतवार की छुट्टी। ताई के लाख धीमे कहने पर भी भाभी सुन लेती। हंसकर कहती, गौरी होशियार है, बिना पढ़े ही अच्छे नंबर लाती है, कोई बीथी सुमन की तरह। प्रशंसा काफी महंगी पड़ती थी, पर एहसान मानती थी यही क्या कम था। और मैं भी तो अब बच्ची नहीं थी। शायद मैं दूसरों से ज्यादा स्वयं पर बोझ बन गई थी। एहसानों का बोझ, बढ़ती हुई उम्र के अपराध का बोझ और चारों ओर से घेरती समेटती बेचारगी भरी निगाहों का बोझ। अनाथ लिखवाकर भैया मेरी फीस शुरू से माफ कराते आ रहे थे। 1-2 साल जब तक बिप्पू नहीं हुआ था छात्रवृत्ति भी मिली थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई कर्तव्यों के प्रति अधिक से अधिक सजगता हावी होती रही। मेरे कपड़ों पर, खाने पर, किताबों पर कितना खर्च होता है हिसाब लगाती रही। इसलिए पास में कुछ पैसे होने पर भी पिकनिक जाने वाली लड़कियों में मेरा नाम कभी न लिखा गया, न स्कूल में हुआ कोई शो मैंने देखा। एक बार इलादी ने धीमे से अलग बुलाकर पूछा भी था, सुनो गौरी, तुम पैसों की वजह से न जा रही हो तो मैं। पर मैंने जल्दी से हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया था, मुझे नोट्स बनाने हैं। हाँ, पैसे सचमुच रहते थे मेरे पास। ताई और भाभी के मैके से जो भी रिश्तेदार आते, मेरा परिचय उन्हें मिलता ही। जाते समय बीथी सुमन बिप्पू के हाथ में 100-50 देते देते अचानक ठिठक कर मेरी ओर मुड़ जाते और 1-2 मुड़े तुड़े नोट मेरी मुट्ठी में भी डाल जाते। जाने क्यों मेरा मन रो पड़ने को करने लगता। इनकार न कर पाने की विवशता और पीड़ा से पहली बार जाना, लेना और न लेना भी कई तरह का होता है, और मेरे लिए दोनों में एक सी पीड़ा। भाभी कनखियों से देखती कि मुझे कितने मिले हैं, पर बाद में भाभी काफी आश्वस्त हो गई थी जब मैं अपनी जरूरत की किताबें चुपचाप उन पैसों से खरीद लेती। पेन पेंसिल वगैरह छोटी मोटी चीजों के लिए भी उनसे न कहती। भैया के सामने तो यथासंभव जाती ही नहीं। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, एक अपराध भावना मुझे ग्रस्त करती जा रही थी। गुमसुमी और भी बढ़ गई थी। हर समय एक ही बात, मैं बड़ी होती जा रही हूँ और भी बड़ी हो जाऊंगी। फिर एक आध बार भैया ने ताई से इस बारे में कुछ पूछताछ भी की थी कि गांव में थोड़े बहुत भी कुछ खेत खंडहर बचे हों तो उन्हें बेचकर मेरा इंतजाम किया जा सके। ताई ने स्वीकृति जताकर उन्हें दे खाने को कहा। भैया के जाते समय मन कर रहा था कि मैं भी चली जाऊं। 12 साल पहले छोड़ा हुआ अपना घर, अम्मा का चूल्हा चौका, संदूकची, आले पर रखी हनुमान जी की तस्वीर और आरती की मटमैली पोथी, भरभराकर गिरती मिट्टी और सीलन भरी कोठरियों वाला अपना घर, जिसकी एक कोठरी में अपने पिता को घातक रोग से खांस खांस कर दम तोड़ते देखा था, और वह कोठरी जिसमें सहम दुबक कर अम्मा के साथ सोती थी। सुना
ऊपर की दीवार ढह जाने से मलबे में दब गई थी। उसी से सटे गलियारे में लाल पीले हरे नन्हे लहंगों साड़ियों के गुदड़ों से भरे गुड़िया के डिब्बे और खटोलियां होती थीं। उसी के बक्से में मेरी चोटी गूंथने के लाल पीले रिबन भी होंगे, गांव की हाट से खरीदे हुए। उनसे ही अम्मा मेरी चोटी गूंथती थी। लाल पीले रिबनों की यादें और अम्मा की यादें। भैया 2 दिनों बाद लौट आए, धूल भरे थके से। भाभी के पूछने पर बोले, बेकार हुआ जाना, थोड़ी बहुत जमीन थी भी, आसपास के किसानों ने दबा ली। अब उनसे मुकदमेबाजी करूंगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर घर तो था। घर? भैया के चेहरे पर व्यंग अधिक था या झुंझलाहट, पता नहीं। खंडहर से भी बढ़कर बस जमीन और टूटे फूटे काठ कबाड़ों का मलबा। किसी तरह पंचायत से कह सुनकर बिकवाया। अभी तो पंचायत ने ही ले लिया है 9,000 पर। बस 9,000? भाभी निराश स्वर में बुदबुदाई। जूते निकालते हुए भैया ने ताई को सुनाने के लिए भी कहा था। 9,000 में तो चपरासी भी नहीं जुटेगा। मनकों पर चलती उंगलियां एक क्षण को रुकी और वही संयत स्वर उभरा, सबके भगवान हैं। और भाभी भैया के चले जाने पर शायद मुझे और स्वयं अपने को एक साथ राहत देने का प्रयत्न करती रही थी। जैसे मैं अकेली नहीं, बेसहारा नहीं, कहीं ताई और उनके ईश्वर भी हैं मेरा दुख बांटने को। सब अपने भाग का खाते हैं। 2 घंटे पहले ही उस दिन पूजा पर बैठ गईं। कितनी देर तक सुनती रही। ताई अस्फुट स्वरों में गा रही थी, करुणा सिंधु जगत जस लीजे, नाथ अनाथन की सुध लीजे, की सुध लीजे। जब नहीं रहा गया तो एक किताब उठाई और पिछले छज्जे के कोने में जाकर बैठ गई। कितनी देर चुपचाप रोती रही पता नहीं। चैतन्य हुई जब बालों में बहुत ही धीमे धीमे ताई के हाथ फिर रहे थे। आस्था और विश्वास समोए हुए उनका स्निग्ध स्वर उभरा, मानो सुदूर किसी देवालय से आती पवित्र ऋचा की कोई प्रतिध्वनि हो। हीरे मोतियों से जड़ी रहेगी मेरी बेटी। बस 2 क्षण ही रुकी। अपनी सारी पूजा अर्चना आशीर्वाद में समेट मुझ पर वारती चली गईं। उस दिन कॉलेज से लौटी तो भैया ताई की खाट के पास परेशान से खड़े थे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर अलग ले जाकर जाने क्या क्या समझाता रहा। कुछ दिनों से ताई की तबीयत खराब चल रही थी। आज सुना भाभी खींच भरी आवाज में सुमन से कह रही थी, कह दिया ना खराब बीमारी है। अब मैं क्या दुनिया भर की बीमारियों का नाम याद किए बैठी हूं। और यह भी कि कमरे में ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं उनके, समझी? याद नहीं इसके कितने दिनों बाद मैंने भाभी से कहकर नाम कटवा लिया था। भाभी ने ना नो भी की, पर मैंने समझा दिया, कॉलेज में पढ़ाई कुछ नहीं होती, बस बता देते हैं फला फला किताब से पढ़ लो, सो मैं घर में ही पढ़ लिया करूंगी। एक दिन कॉलेज से लौटी तो ताई ने धीमे से मुझे बुलाकर पानी मांगा था। 2 गिलास पानी एक सांस में पी गई। जाने कब की प्यासी थी। पूछने पर बोली, इतने काम तो वैसे ही हैं घर में सबको, ऊपर से मैं भी हुक्म चलाऊं। बस अब 4 घंटे की छुट्टी। नाम कटा लेने के बाद से भाभी मुझसे काफी खुश हो गई थी। महरिन पर झल्लाती तो कहती, अरे ई गौरी ने मुझे संभाला है, नहीं तो तुम जैसी दाई मजूरिन तो बस। ताई अब इधर बेहद कमजोर हो गई थी। दवा देती, पॉट लगाती या बिस्तर ठीक करती, आशीर्वादों से भरे स्वर गूंज गूंज कर समाप्त होते रहते। राज रानी होगी मेरी बेटी, या हीरे मोती से लदी। कभी कभी मन करता ताई के पैर पकड़कर रो लूं। ताई बस भी करो ना, यह विडंबना भरा आशीर्वाद। पर उनसे भी कभी कहाँ कुछ बोली थी जो आज कुछ बोलती। उस दिन तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी ताई की। बैठक में सुमन को देखने वाले लोग बैठे थे। मैं किवाड़ की दरार से एक बार झांक कर तटस्थ भाव से नाश्ता तैयार करने लगी थी। गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर ताई के लिए दूध ले जा रही थी कि आंगन की ओर आती 2 संभ्रांत महिलाओं को देखकर ठिठक गई। बड़ी मुश्किल से संकोच भरी नमस्ते कर रास्ते से हट गई।
कितने दिनों से मेरी यही आदत बन गई थी। किसी के भी सामने पड़ जाती तो लगता कोई अपराध कर डाला हो। मन आहत होता सो अलग। उन्हें भी शायद आश्चर्य हुआ। यह आपकी बड़ी लड़की है? भाभी ने बड़ी कुशलता से प्रश्न संभाल लिया। मैंने बचपन से पाला है तो मेरी ही हुई ना। मैं चली आई। भाभी उन लोगों से बातें करती रही थी। बाद में देखा तो वे लोग ताई को देखने भी चली आईं। मैं सिमटी खड़ी रही कोने में। उन लोगों से शिष्टाचार के नाम पर बैठने को भी न कह सकी। हमेशा ही ऐसा होता था कि जब भाभी किसी से मेरी अनाथ गाथा दोहराती थी, सहानुभूति और दया से भरी दृष्टियां मुझ पर उठकर मुझे और भी अनाथ कर जाती थी। और अब तो धीमे धीमे इस दया और सहानुभूति को झेलने वाला जीवट भी चुकता जा रहा था। लेकिन जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद देकर मेरी ओर एक स्नेह भरी दृष्टि डाली थी। मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी। दूसरे दिन घर में जैसे तूफान आ गया था। भैया रगड़ रगड़ कर जूतों पर पॉलिश कर कोट झड़वाकर राय साहब के यहाँ पहुंचे और जब 2 घंटे बाद लौटकर उन्होंने बताया कि राय साहब अपने दूसरे बेटे सुमित की शादी गौरी से करना चाहते हैं, तो भाभी का मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर बाद उन्होंने लंबी सांस खींचकर कहा, तकदीर किसी की कोई नहीं जानता। भैया ने कहा, और क्या? अरे मेरी तो बीती सुमन के लिए ही उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कहाँ वे लोग, कहाँ मैं। और राय साहब की बीबी तो ऐसे ही चली आई थी सुमन की सास के साथ। खैर चलो, सुमन की भी ठीक हो गई, गौरी की भी। भाभी ने एक ललक भरी आह ली थी। घर ही नहीं, सारे मोहल्ले में बस एक ही बात, गौरी की शादी राय साहब के घर। वाह री तकदीर। सुमन ने पास आकर कुछ अजीब से स्वर में जबरदस्ती खुशी लपेट कर कहा था, बधाई हो गौरी। दवा पिलाने के लिए गर्म पानी लेकर पहुंची तो ताई तकिए से उठंगी आकाश की ओर हाथ जोड़े बैठी थी। खिड़की से झांकते आकाश के उस छोटे से टुकड़े के माध्यम से ही उन्होंने शायद ईश्वर तक अपना संदेश भेजा था। मैं खड़ी खड़ी देखती रही ताई को, उनकी जगह जगह संभाल कर सिली पुरानी सफ़ेद साड़ी को। अरसे से भैया ने जब भी पूछा हमेशा एक ही उत्तर था, धोतियों की ज़रूरत नहीं उन्हें। कभी कभी धीमे से मुझे बुलाकर कहती, मेरे पास कुछ धोतियां रखी हैं, तुझे चाहिए तो ले ले, क्रोशिये की बेलें लगाकर पहन लेना, नहीं तो रंग लेना। पान तो ताई ने कितने ही दिनों से छोड़ रखा था, पर इधर देखती आ रही थी कि उनकी सुर्ती भी खत्म होने का नाम न लेती। भैया कभी कभार पूछते तो जवाब मिलता, नहीं अभी तो होगी ही, पर मैं साफ देखती शीशी पर केवल कत्थई निशान भर हैं जो अंदर के खालीपन को छुपाने में ताई की मदद कर रहे हैं। बीमारी में रात रात भर खांसती और सुबह भैया के हाल पूछने पर कहती, आज रात भर खांसी नहीं आई, खांसी की दवा लेने की जरूरत नहीं। दवा की खुराकें कम करना उनके बस का नहीं था, क्योंकि मैं ठीक समय पर पूरी खुराक चुपचाप उनके मुंह में डाल देती। वह कुछ भी किफायत न कर पाती। मैं सब देखती समझती थी। मेरे बोझ के पत्थर को ताई तिल तिल कर काट रही थी और ताई के साथ उनके ठाकुर जी भी तो खट रहे थे। सुबह पूजा के प्रसाद के लिए पेड़े आने बंद हो गए थे। बस चुटकी भर शक्कर पर ठाकुर जी गुजारा कर रहे थे। मेरी लगन पड़ चुकी थी। दवा पिलाती या पॉट लगाती तो ताई मना करती, अब तेरी लगन पड़ गई है, यह सब नहीं करते। कभी नहीं बोली तो अब कैसे बोलती, पर चुपचाप उसी तरह करती रही। रस्मों के लिए बुलाई जाती तो जाती और दौड़कर फिर उसी कोठरी में कि यहाँ सूना है, कोई आता जाता नहीं। आंगन से आती सुहाग भरे गीतों की आवाजें मेरी गुमसुमी को दुलार जाती। गौरा लैके उड़बो, अरे गौरा लैके पड़बो, गौरा लैके चढ़बो आकाश, ऐसने तपस्या के नाही गौरा बियाहब, बरु गौरा रही हैं कुंवारी। अपनी गौरी को लेकर बन बन बिचरूंगी, आकाश पाताल थहाऊंगी, पर ऐसे भुजंगी तपसी के हाथ में उसका हाथ न दूंगी
इससे तो अच्छा है कि वह कुंवारी ही रहे। वह आखिरी कुंवारी रात थी। कोहबर से उठाकर अभी अभी नाइन कोठरी में बिठा गई थी। हल्दी रंगी पीली साड़ी, कलाई में सुपारी की गांठ और धूप के कंगन बांधे, हाथ पैरों में हल्दी के उपटन लगाकर लौटी तो भीगी भीगी सी ताई का दूध गर्म करने लगी। दूध लेकर पहुंची तो ताई की दाहिनी कोहनी उनके आंखों पर थी। कोठरी पहले की तरह ही निस्तब्ध शांत। ताई, शीशियों की खत्म होती खुराक, सिलवटों पड़ा बिस्तर, धुंध सी हल्की बत्ती जल रही थी। झरोखों से छन छन कर आती फागुनी हवा और चांदनी के रेशे बिखर रहे थे। जाने कब तक खड़ी खड़ी ताई दूध लाई हूं कहने की कोशिश करती रही। कितना कुछ गले में अटक सा गया, कितना कुछ अंतस में उफनने लगा, जो ताई कहते ही उमड़ कर बह चलेगा। उन्हें मेरी आहट मिली। संभल कर धीमे से कोहनी आंखों से हटाई और दूध का प्याला ले लिया। कुंवारी और उनकी अपनी गौरी के हाथ का आखिरी दूध। अपने को बहटिया रही थी, पर हर घूंट उनके कंठ में अटका जा रहा था। अचानक जैसे अंतस का सब कुछ उमड़ कर बह चला। मैं पाटी पर सिर रखे फपक रही थी। सारी देह सिसकियों के झकोरे में हिल रही थी। ताई के हाथ उसी संयत भाव से मेरे बालों में फिर रहे थे और उनके अनचाहे वही पहचाने आंसू मेरी सुहाग की चोटी में गिर गिर कर गुथे जा रहे थे। आंगन में औरतें मंडप जगा रही थीं और सुहागने आशीष गा रही थीं। अमुआ बौर जस बौरव, इमली जस झपसों, बेटी पुरैन जस दहलेऊ, कंवल अस बिगसौ। मेरी बेटी, तू वैसे ही सुखी और संपन्न हो जैसे वसंत में बौरों से लदी अमराई, जैसे झोंपों से लदी इमली, जैसे ताल में दह लेती कमलनी, जैसे सुबह के विकसित कमल। हाथ में कांपते हुए तार में टंकित शब्द धुंधले होकर जैसे ताल में दह लेते पुरैन के पत्ते बन गए हों, और फिर सिमटकर एक नन्ही हथेली जिस पर चिपका है दो आशीर्वाद भरे होठों का अपार ममत्व। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।